हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का एप्लीकेशन कि कहाँ हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। कल की क्लास में हमने देखा था स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होती क्या है, जिसको हमने SFEE बोला था। उसका डेरिवेशन देखा था, कहाँ से आती है, क्या क्या टर्म होते हैं, क्या यूनिट होती है। यूनिट कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो मैंने लास्ट में डिस्कस किया था। क्लियर है। आज इसको मैं बताने वाला हूँ कि इसको स्टडी फ्लो एनर्जी को अप्लाई कैसे करते हैं थर्मोडायनामिक्स में। मज़ा आने वाला है। जल्दी से जल्दी लोग क्या कर दो, लाइक कर दो और बता दो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। कमेंट करके भी बता दो कि सर हाँ मज़ा आ रहा है, वाकई में मज़ा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, सबसे पहले तो पूरे लेक्चर को एंड तक देखना है ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, पूरा लेक्चर एंड तक देखा करो ताकि सारे कॉन्सेप्ट इंटरलिंक्ड हैं। एंड तक आप देखोगे तो सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। क्लियर है। दूसरा, जो भी लोग चैनल में नया जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको भी हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं जब लेक्चर अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इसीलिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करो ताकि आपको तुरंत की तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत से उस लेक्चर को देख के अपने नोट्स बना लो। ठीक है, इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है। तो आज हम पढ़ने वाले स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कहाँ अप्लाई करेंगे, कौन कौन सी डिवाइसेज होती हैं जिनमें अप्लाई करते हैं और इन डिवाइसेस के लिए क्या क्या चीज़ें हमको निकालना पूछता है। क्लियर है ना? इतना क्लियर है। बाकी जो भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने फेसबुक का, टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का सारे लिंक दे रखे हैं, वहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। कोई भी क्वेरी है वो पूछ सकते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसी तरह से कंटिन्यूसली सब्जेक्ट चलता रहेगा। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स का ये आज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का हो सकता है ये लास्ट लेक्चर हो। यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारा खत्म हो जाएगा। फॉर क्लोज सिस्टम, फॉर ओपन सिस्टम, सारी चीज़ों के लिए हमने कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। उम्मीद करता हूँ सबसे क्वेश्चन भी बन रहे होंगे। अब इसके बाद में क्वेश्चन के एक दो लेक्चर लेके आऊँगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तक जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, मैं एक दो लेक्चर में वो क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर। क्या इतना क्लियर है? क्या मज़ा आ रहा है? वाकई में मज़ा आ रहा है तो क्या करो, जल्दी से जल्दी लाइक तो कर दो। ठीक है, और चीज़ों को शेयर करना है ताकि औरों को भी मज़ा आ सके, खुद ही मज़ा नहीं लेना है। ठीक है, हमने देखा था सर, हम बात करेंगे कि अप्लाई स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, या फिर मैं बात करने वाला हूँ एप्लीकेशन ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, कहाँ अप्लाई करना है इसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिख लेता हूँ। क्या मैं H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2000, क्योंकि सेम यूनिट होनी चाहिए ना, यूनिट कन्वर्जन कल सिखाया था, प्लस GZ1 अपॉन 1000 प्लस डेल क्यू लिखो, क्यू लिखो, कोई दिक्कत नहीं। क्यू का मतलब क्या, हीट ट्रांसफर हो रहा था। डेल क्यू लिख लो, क्यू लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्यू इक्वल टू क्या H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस GZ2 अपॉन 1000 प्लस इसको लिख लो वर्क। ठीक है, वर्क ऑफ किसका, कंट्रोल वॉल्यूम का, और ये भी हीट क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम की। क्लियर है ना? क्योंकि हमने कंट्रोल वॉल्यूम की एनालिसिस की थी। बहुत अच्छे। बहुत से लोग तो ये सोच रहे होंगे जिन्होंने आज लेक्चर में पहली बार जुड़े हैं, जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं कि ये कहाँ से लिख दी इक्वेशन। इसीलिए इससे पहले के लेक्चर देख लो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हर एक चीज़ मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वो मैं कहीं ना कहीं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ, अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुका हूँ सारी चीज़ों को। मज़ा आ रहा है? बहुत अच्छे। क्या क्लियर है? ठीक है, तो इसीलिए जो भी लोग आज नया जुड़े हैं सेशन में, तो मैं बार बार यही बोलता हूँ कि स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर 1 से देखना शुरू करो। थर्मोडायनामिक्स हो, चाहे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो, चाहे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हमने डिस्कस किया है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, स्टार्टिंग से अगर देखोगे तो वाकई में क्या है, चीज़ें समझ में भी आएंगी, पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। बीच बीच से कूदोगे तो कूदते रह जाओगे। मज़ा आ रहा है? ठीक है, तो ये थी हमारी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। इसकी हर एक यूनिट किस में कंसिडर की थी हमने, किलो जूल पर केजी। बहुत बढ़िया, देखते रहना, किलो जूल पर केजी। वेयर ये किलो जूल पर केजी में था, ये भी किलो जूल पर केजी में था, ये भी हमने किलो जूल पर केजी में कन्वर्ट कर दिया था। और C1 और C2 की अगर मैं बात करता हूँ, C1 एंड C2 सेपरेट वेलोसिटी किस में होती है, मीटर पर सेकंड में। बहुत अच्छे, ये मीटर पर सेकंड में होती है, तभी तो हम 1000 से डिवाइड करके इसको क्या करते हैं, किलो में कन्वर्ट करते थे। ये ऐसा यूनिट को किलो में कन्वर्ट करते थे। क्लियर है? बहुत अच्छे। अब मैं इसके एप्लीकेशन लिख रहा हूँ 1 बाई 1। सबसे पहली बात करेंगे हम नोजल की। किसकी बात करेंगे? फर्स्ट बात करेंगे किसकी, नोजल। देखते रहना, नोजल सब जानते हैं कि नोजल क्या है,
अगर मैं बात करता हूँ नोजल की, नोजल इज अ डिवाइस विच इज यूज टू इंक्रीज द वेलोसिटी एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर एनर्जी। मीन्स काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने का काम करता है नोजल। कब? जब एक एनर्जी को खर्च करेगा, और वो एनर्जी जो खर्च होती है उसे बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी को खर्च करके हमको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। बोलो सर यहाँ प्रेशर एनर्जी आई कहाँ से? देखते रहो, मज़ा आने वाला है। यहाँ पे प्रेशर एनर्जी बिल्कुल होगी, देखते रहना। क्या मैंने एंथैल्पी जो लिखा है, क्या उसमें एंथैल्पी में एक इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी थी? वो टेम्परेचर का टर्म था। बहुत बढ़िया, कि इंटरनल एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी इज द स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। प्लस हमने लिखा था फ्लो वर्क या फिर फ्लो एनर्जी। क्या P1 V1 था? इसका मतलब प्रेशर था, वहाँ प्रेशर P1 आ रहा था इनलेट पे, V1 आ रहा था क्या? स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो वहाँ से हमने बोला था फ्लो एनर्जी। इसका मतलब उसका कुछ हिस्सा घटेगा और काइनेटिक एनर्जी में बढ़ेगा। हर जगह यही कंसेप्ट लग रहा है। और इसी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की हेल्प से हम फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौली इक्वेशन को भी प्रूव कर देते हैं। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा तब मैं लिंक करूंगा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से बर्नौली इक्वेशन को भी प्रूफ कर सकते हैं। जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब देखेंगे। जिन्होंने पढ़ रखा है, ऑफलाइन में पढ़ा हुआ है बहुत लोगों ने, उनको फील हो रहा होगा कि हाँ कैसे करते थे। हम वहाँ पे डायरेक्ट लिख देते थे इस इक्वेशन को, और हम क्या करते थे? बर्नौली इक्वेशन प्रूव कर देते थे। अब हमको ये इक्वेशन पता चल गई, अभी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा नहीं, अभी बारी है फ्लूइड मैकेनिक्स की। उसमें मैं बर्नौली इक्वेशन का जब प्रूफ करूंगा तो मैं इससे भी प्रूफ करूंगा और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोर्स से भी प्रूफ करूंगा। मीन्स फोर्स मोमेंटम से भी हम उसको प्रूफ करने वाले हैं। क्या इतना क्लियर है? बहुत अच्छे, देखते रहो, मजा आने वाला है। नोजल सर कैसा होता है हमको देखने में? लो, कन्वर्जिंग होता है, इस तरह कुछ नोजल होगा। लो बना दो नोजल, क्या है नोजल। और हमने मान लिया इस नोजल को क्या कर रहे हैं? इंसुलेटेड कर दे रहे हैं, कि इंसुलेट कर दिया। इसका ये इनलेट होगा, यहाँ से कुछ ना कुछ गैस एंटर कर रही होगी, यहाँ से क्या कर रही होगी? एग्जिट कर रही होगी। क्या मैं इसको बोल दूँ ये क्या? इसका इनलेट, देखते रहना। इसको 1 पॉइंट बोल दूँ, इनलेट पॉइंट, और इसको क्या बोल दूँ? 2 पॉइंट। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कंसेप्ट, देखते रहना। क्या मैं बोल दूँ कि अगर ये इनलेट पे कुछ गैस एंटर कर रही है तो कुछ ना कुछ इसके पास एंथैल्पी होगी, बहुत अच्छे। कुछ ना कुछ इसके पास इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी होगी, स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, प्रेशर होगा P1, टेम्परेचर होगा T1, ये सारी चीज़ें होंगी, बिल्कुल होंगी। कुछ वेलोसिटी होगी C1, और कुछ इसका क्या होगा? हाइट होगा Z1। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी होगा H2, आए है U2, स्पेसिफिक वॉल्यूम V2, प्रेशर 2, टेम्परेचर 2, वेलोसिटी 2, एंड इसका कुछ ना कुछ हाइट होगा डेटम से। बहुत अच्छे, देखते रहे ना, मज़ा आने वाला है। अब यहाँ कुछ अजम्पशन है। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो अजम्पशन है हमने एज्यूम किया हुआ है। क्या एज्यूम किया है? कि सबसे पहला तो ये कौन सा स्टेट है? स्टडी स्टेट। बहुत शानदार, बहुत खूब। और अगर ये स्टडी स्टेट है तो ये इक्वेशन डायरेक्टली एप्लीकेबल है। बहुत बढ़िया। दूसरा, मैंने इसको क्या किया है? हाँ, मैंने सर इसको इंसुलेट किया है। बहुत अच्छे, इंसुलेटेड नोजल है, तो इसका मतलब Q जो होगा वो क्या है? 0 है। कि सराउंडिंग से हीट ट्रांसफ़र कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि इंसुलेटेड कर रखा है। और ये अगर हमने सिस्टम माना है, इसको हमने पूरा क्या मान लिया? सिस्टम मान लिया। लो, इसको सिस्टम मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। नोजल है तो पूरा सिस्टम है। इससे जो हीट जा रही थी वो क्या है? 0 है, क्योंकि इंसुलेटेड कर रखा है। बहुत अच्छे। क्या हमको ये कोई वर्क देगा? क्या वर्क तो तब देगा जब टरबाइन वगैरह लगा हुआ। इसमें कोई टरबाइन लगा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, हम ये भी बोल देंगे एंड क्या है? वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम भी क्या है? 0 है। मीन्स ये अगर हमने कंट्रोल वॉल्यूम माना है CV, नोजल का कंट्रोल वॉल्यूम, तो इसका वर्क भी क्या है? 0। क्यों? क्योंकि ये डिवाइस वर्क प्रोड्यूस नहीं करने के काम आती। ये डिवाइस तो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के काम आती है। बहुत अच्छे, क्या इतना क्लियर है? तीसरा अगर मैं थर्ड एजम्पशन मान रहा हूँ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या है? 0 है। मीन्स पोटेंशियल एनर्जी का कोई चेंज नहीं हुआ अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो। इफ क्या? हॉरिजॉन्टल। बहुत बढ़िया, देखते रहो। तो क्या मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन? मज़ा आने वाला है। फ्रॉम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या मैं लिख दूँ? H1 प्लस क्या C1 स्क्वायर अपॉन 2000। बहुत अच्छे। और मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या है? 0 है। तो ये GZ1 से ये GZ1 गुजर गए, लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी क्या है? 0 है। Q ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम भी क्या है? 0। तो ये भी हटा दो। इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2000। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। नोजल के केस में इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कब? जब ये अजम्पशन है।
अगर इन अजम्पशन में से कोई भी चीज़ दे रखी है तो उसको मेंशन करेंगे। समझ आ रही ना बात? ये अजम्पशन मान के मैं लिख रहा हूँ, क्लियर है ना? कल को Z1 दे दे इनलेट पे, Z2 दे दे आउटलेट पे, तो हम उसको भी कंसीडर कर लेंगे। बहुत अच्छे। क्या मैं बोल सकता हूँ इफ क्या C1 वेलोसिटी एट द इनलेट इज क्या है लेस देन C2, तो मैं बोल दूंगा C1 इज क्या है नेग्लेक्टेड। C1 को क्या कर दो नेग्लेक्टेड, बहुत छोटा है। और C1 को अगर मैंने नेग्लेक्ट किया तो मैं तुरंत बता दूंगा ये जो इक्वेशन आएगी ये क्या आएगी H1 इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2000। देखते रहना। और मुझे इसकी वेलोसिटी चाहिए एग्जिट पे वेलोसिटी चाहिए। अंदर ही बता दिया C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2000 का मल्टीप्लाई H1 माइनस H2 कर दो और इसको रूट में लिख दो, और ये आ गई हमारी वेलोसिटी। और इसकी यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड, क्योंकि इस इक्वेशन को हमने जब माना था इसमें C1 C2 क्या थे मीटर पर सेकंड में थे, तो इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ ये यूज होते हैं जब हम कंप्रेसिबल फ्लो पढ़ते हैं। कंप्रेसिबल फ्लो जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे गैसेज क्या है हाई टेम्परेचर पे इनलेट करती है और एग्जिट करती है, तो वहाँ पे पूछ लेता है एग्जिट पे वेलोसिटी क्या होगी। नोजल से अगर पास करा रहे तो, डिफ्यूजर से पास करा रहे तब क्या होगी, क्लियर है ना? तो इस तरह से पूछ लेता है। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। डिफ्यूजर क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है डिफ्यूजर। कि डिफ्यूजर ऐसी डिवाइस है जो हमको प्रेशर एनर्जी बढ़ाने काम आता है एट द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मीन्स काइनेटिक एनर्जी कम होगी, प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या इतना क्लियर है? बहुत अच्छे। ये तो हमने देख लिया एक एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन मैं देखने वाला हूँ, ये वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे पूछता है क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चुटकियों में उड़ाने एक क्वेश्चन, क्लियर है ना? दूसरा मैं बात कर रहा हूँ टरबाइन की, देखते रहो। टरबाइन यूज आएगा, हम बात करेंगे दूसरा एप्लीकेशन टरबाइन की। आराम से पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ों के बेसिक से मैं उखाड़ रहा हूँ सब कुछ। फिर भी अगर किसी को कोई तकलीफ हो रही है तो इलाज नहीं कर सकते, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बहुत अच्छे से लो, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सीरियसली स्टार्टिंग से लेक्चर देखना शुरू करेगा उसके 80 से 90% तक डाउट सारे क्लियर हो जाने यहीं पे पहली बार में, क्लियर है ना? और अगर पहली बार में 80 से 90% सीख गए किसी सब्जेक्ट का तो क्या हो जाओगे, सूरमा हो जाओगे, सूरमा। देखते रहो। दूसरा क्या है कि दूसरी बात करता हूँ मैं डिवाइस की, ये है हमारी टरबाइन। कौन सी? टरबाइन। बहुत अच्छे। और टरबाइन हम जानते हैं क्या है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। सबसे पहली चीज़ तो क्या है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, हमको कुछ ना कुछ वर्क देगी। बहुत बढ़िया। लो, इस टरबाइन को मैं बना रहा हूँ, कुछ इस तरह का टरबाइन है, देखते रहना। मज़ेदार टरबाइन तो क्या है, कुछ भी बना लो। हमने बोला, क्या बोला कि सर ये टरबाइन था कुछ, इसको मैंने लिख दिया टी मीन्स टरबाइन, क्लियर है ना? और ये किसी न किसी शाफ्ट से चल रहा होगा, इसको घूम रहा होगा, घूमने दो, इसका काम है क्या घूमने का। बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला सर इसके इनलेट पे कुछ ना कुछ आ रहा होगा, कुछ ना कुछ गैस एंटर कर रही होगी। बहुत अच्छे। ये इसका इनलेट है और ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। बहुत अच्छे। इसको अगर मैं बोलता हूँ ये क्या इनलेट, इसे 1 से इंडिकेट कर दूँ क्योंकि बार बार 1 ले रहे हैं ना। लो, इसको मैं बोल दूँ यहाँ पे क्या होगा एग्जिट, इसको 2 से बोल दूँ, ठीक है। और ये पूरा सिस्टम है, देखते रहना। इसको मैंने क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया। लो, इसको मैंने क्या कर दिया, इंसुलेटेड कर दिया। मीन्स हीट जो है टरबाइन से ना बाहर जा रही है ना बाहर से टरबाइन के अंदर हीट आ रही है। यहाँ तक क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। हमने चारों साइड से क्या कर दिया, आइसोलेटेड कर दिया है या फिर इंसुलेटेड कर दिया, ठीक है। तो मैं तुरंत बोल दूंगा जो हीट है इसके अंदर, हीट वो क्या है, सबसे पहले कंट्रोल वॉल्यूम का क्या है, 0 है। बहुत बढ़िया। कुछ ना कुछ हमको वर्क मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा हमको वर्क, कुछ ना कुछ मिलेगा। हम बोल देंगे वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम से कुछ आ रहा होगा। और ये कंट्रोल वॉल्यूम क्या है, ये जो टरबाइन बना हुआ है ये कंट्रोल वॉल्यूम मान लो, बार बार बनाने की जरूरत है नहीं, अब सबको ही समझ गया होगा। ये क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। सारी प्रॉपर्टी हम जानते हैं 1 और 2 पे सारी प्रॉपर्टी होंगी जो अभी लिखी है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब इधर देखो, मैं यहाँ पे भी कुछ अज्यूम कर रहा हूँ। क्या अज्यूम कर रहे हैं? सबसे पहला अज्यूम, फर्स्ट क्या है, स्टडी स्टेट है। पहली चीज़ तो क्या है, स्टडी स्टेट है। बहुत बढ़िया। दूसरा, सेकंड क्या है, इंसुलेटेड। ये टरबाइन क्या कर रखा है, इंसुलेटेड। तो क्यू ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम क्या है, 0 है। मीन्स इस टरबाइन से ना तो सराउंडिंग में हीट जा रही है ना सराउंडिंग से टरबाइन में आ रही है। मीन्स हीट ट्रांसफर क्या है, 0 है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। मजा आ रहा है? बहुत अच्छे। इंसुलेटेड। तीसरा, ये तीसरा हमने माना है, जरूरी नहीं है हो, हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, नेग्लिजिबल है। मीन्स
एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या कर रहे हैं, नेग्लिजिबल कर रहे हैं। याद रखना, ये हम मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन में दे रखा है कि इनलेट पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, एग्जिट पे कुछ वेलोसिटी है, तो उनको कंसीडर करेंगे इक्वेशन में। समझ आ रही है ना बात? अगर इनलेट पे कुछ हाइट दे रखी है इसकी, एग्जिट पे भी हाइट दे रखी है, तब भी कंसीडर करेंगे। अभी हम एज्यूम करके मान रहे हैं। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। तो फ्रॉम क्या, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में लिख सकता हूँ, देखते रहना। ये सारे अजम्पशन को यहाँ चिपकाऊंगा। तो H1 लिख लिया सबसे पहले, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्पेसिफिक एंथैल्पी है, पर यूनिट केजी चल रहा है। वेलोसिटी का हमने क्या माना है, चेंज नेग्लिजिबल, मींस इनलेट और एग्जिट की वेलोसिटी क्या होगी, फिर सेम होगी, तो ये कैंसिल आउट। पोटेंशियल भी कैंसिल आउट, तो मैं तुरंत लिख दूंगा प्लस QCV, ये भी जीरो है, लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू क्या मैं लिख दूँ, H2 प्लस वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। और ये जो वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम है, क्या ये वर्क टरबाइन से प्रोड्यूस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो क्या मैं इसे रिप्लेस करके ये लिख सकता हूँ, वर्क ऑफ टरबाइन। कि वर्क टरबाइन ने कितना हमको दिया, बहुत अच्छे। और वर्क ऑफ टरबाइन मैं निकालना चाहता हूँ, क्या मैं लिख दूंगा, वर्क ऑफ टरबाइन जो होगा तो क्या होगा, एंथैल्पी बता दो, स्पेसिफिक एंथैल्पी एट द इनलेट माइनस के H2, और ये आ जाएगा हमारा वर्क ऑफ टरबाइन, और इसकी यूनिट होगी किलोजूल पर केजी। बहुत अच्छे। अगर मुझे किलोजूल में चाहिए तो कंप्लीट वर्क आ जाएगा, वर्क ऑफ टरबाइन बड़ा वाला, और मैं तुरंत लिख दूंगा H1 माइनस के H2, मीन्स एंथैल्पी का डिफरेंस बता दो और हमको टरबाइन का वर्क मिल जाएगा। बहुत शानदार कंसेप्ट। लेकिन कब, हमेशा याद रखना है, जो हमने अजम्पशन माने हैं उनको नहीं भूलना है। ये जो हम एंथैल्पी का चेंज लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ हमने सारी चीज़ें क्या कर रखी है, नेगलेक्ट कर रखी है, कि ना तो हीट ट्रांसफर हो रही सिस्टम सराउंडिंग के बीच में। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? देखते रहना। क्या टरबाइन थोड़ी बहुत हीट लूज नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, बट वो क्या है, नेग्लिजिबल फैक्टर होते हैं, इसीलिए उनको क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, उनका ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी गैस इनलेट पे एंथैल्पी लेके आ रही होगी, एंथैल्पी मैंने बताया था, एंथैल्पी इस क्या है, टोटल एनर्जी है, हमने डिस्कस किया था। और ये बार बार टरबाइन की एनालिसिस जब करते हैं तब बार बार एक टर्म आता है, इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी प्लस फ्लो वर्क, U प्लस PV बार बार आता रहता है, इसीलिए हम इसको एक टर्म दे देते हैं, क्या, एंथैल्पी। क्लियर है ना? तो इनलेट पे कुछ एंथैल्पी होगी, एग्जिट पे कुछ एंथैल्पी होगी गैस की, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमको इतना वर्क मिल जाएगा टरबाइन के द्वारा। क्या इतना क्लियर है? अजम्पशन को भूलना नहीं है, क्योंकि अजम्पशन भूले सब कुछ खत्म। समझ आ रही ना बात? कहीं डायरेक्ट यही चिपकाते रहो, ये तब चिपकाना जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, जीरो हो। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ कंप्रेसर की। ये हमारे यूज आएंगे, देखना अभी जब मैं टरबाइन पढ़ाऊंगा ना, क्या पढ़ाऊंगा, टरबाइन, पावर प्लांट जब हम पढ़ेंगे, स्टीम साइकिल, ब्रेटन साइकिल, ये सारी साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे H1 माइनस H2। RAC में H1 माइनस H2, H2 माइनस H1, सब कुछ क्या चलेगा, ऐसे चलेगा, देखते रहना। लो तीसरा क्या, तीसरा बात कर रहे हैं हम कंप्रेसर की। लो तीसरा बात करेंगे किसकी, कंप्रेसर। बहुत शानदार कंसेप्ट। थर्ड वन हमारा कंप्रेसर, इसका जस्ट उल्टा है। कंप्रेसर जो डिवाइस होती है वो क्या होती है, वर्क कंज्यूमिंग या फिर पावर कंज्यूमिंग डिवाइस। कंप्रेसर इधर देखना, तो मैं तुरंत पहले तो बोल दूंगा ये क्या है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। वर्क बोल दो या फिर क्या बोल दो, पावर, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होती है, पावर होती है। कंज्यूमिंग डिवाइस, बहुत अच्छे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ वर्क देना पड़ रहा होगा हमको, कितना वर्क देना पड़ रहा है वो निकालेंगे। लो अच्छा बना दूँ सर, कंप्रेसर बना दो, कुछ इस तरह का कंप्रेसर होगा। लो उल्टा बना दो, पहले इस तरह बनाया था, अब इसको बना दो। कितना क्लियर है? और ये चल रहा हो किससे, किसी शाफ्ट से चल रहा होगा, चलने दो इसको, चल रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ने दो, बहुत अच्छे। इसको भी क्या कर दो सर, इंसुलेट कर दो। ये तो हमारी क्या है, मन की इच्छा है कि हर चीज़ को क्या करते जाओ, इंसुलेट करते जाओ। इससे हीट बाहर नहीं जानी चाहिए, ना बाहर से हीट इसके अंदर आनी चाहिए। बहुत अच्छे। इसको हमने बोल दिया क्या, कंप्रेसर C। बहुत बढ़िया। ये अगर कंप्रेसर है तो हमको कुछ ना कुछ वर्क सप्लाई करना पड़ रहा होगा, और जैसे इंसुलेट किया मैं तुरंत बोल दूंगा Q ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, तो क्या हो गया, जीरो हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसको अगर मैं कंट्रोल वॉल्यूम मानना हूँ तो। लो बहुत अच्छे। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। मैंने बोला इसमें कुछ ना कुछ मुझे वर्क देना पड़ा, कंट्रोल वॉल्यूम में सप्लाई किया, क्योंकि कंज्यूम कर रहा है तो हमें देना पड़ेगा। बहुत अच्छे, देखते रहो। इसका मतलब अगर इसके इनलेट पे कुछ ना कुछ गैस एंटर कर रही थी, लोग इनलेट पे गैस एंटर करा दो, इसको मैं बोल रहा हूँ इनलेट 1।
और यहाँ से कुछ एग्जिट कर रही थी, एग्जिट भी करा दो, इसको बोल देंगे 2। सारी प्रॉपर्टी वही है जो हम बार बार लिखते आ रहे हैं, ठीक है। मैं फिर से क्या कर लूँ, एज्यूम कर लूँ। बोलो सर बार बार क्यों एज्यूम कर रहे हैं, बोलो कोई बात नहीं। एज्यूम सबसे पहला तो क्या है, SFEE लगा रहे हैं तो स्टडी स्टेट तो होगा ही होगा। बहुत अच्छे, बहुत चालाक हो रहे हो, कोई बात नहीं, हो लेते हैं। दूसरा, सर बार बार इंसुलेट कर रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं बार बार, लिखना तो पड़ेगा साहब, कोई और ऑप्शन है नहीं। इंसुलेटेड, इसका मतलब Q ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम क्या है, 0 है। बहुत अच्छे। तीसरा क्या तीसरा, कि अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की बात करता है नेग्लिजिबल, मीन्स इनलेट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वही एग्जिट के बराबर होगी, इनलेट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही एग्जिट के बराबर होगी, तो मैं तुरंत लिख दूंगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। बहुत अच्छे। तो मैं यूजिंग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, बहुत अच्छे, देखते रहना, कि H1 प्लस C1 गुजर गए एक जैसे हैं, GZ1 गुजर गए एक जैसे हैं, Q है ही नहीं, तो मैं लिख सकता हूँ H1 इक्वल टू H2 प्लस, क्या ये वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम जो होगा, हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं तो प्लस होगा माइनस, तो मैं तुरंत बोल दूंगा ये अगर मैं सप्लाई कर रहा हूँ, वर्क क्या कर रहे हैं, सप्लाई, तो हमारा क्या कंसिडर होगा, नेगेटिव होगा, तो हम यहाँ पे बोल देंगे नेगेटिव वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। और ये जो वर्क कंट्रोल वॉल्यूम है, क्या यही वर्क कंप्रेसर का नहीं है, बहुत अच्छे, क्या ये वर्क ऑफ कंप्रेसर, बहुत शानदार, देखते रहना। और वर्क ऑफ कंप्रेसर में इसको इधर ले जाता हूँ पॉजिटिव, तो मैं तुरंत लिख दूंगा वर्क ऑफ कंप्रेसर जो होगा वो क्या होगा, H2 माइनस H1। इसका मतलब इस एग्जिट पे एंथैल्पी ज़्यादा होगी, 100% होगी। क्यों, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। क्या ये ओपन सिस्टम के लिए इसको हमने कंजर्व नहीं किया था क्या, एनर्जी को, बिल्कुल किया था। ये क्या बोलती है कि अगर एनर्जी कुछ आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, इन दोनों का समेशन एग्जिट के बराबर है, इसका मतलब एग्जिट पे 1 से ज़्यादा होगी एंथैल्पी, क्योंकि यहाँ समेशन हो गया ना इसका। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कि H1 में मैंने कुछ वर्क सप्लाई किया तो ये समेशन H2 के बराबर है, तो H2 H1 से ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो हम तुरंत बोल देंगे H2 इज ग्रेटर देन H1, और यहाँ से वर्क ऑफ कंप्रेसर आ गया, और इसकी यूनिट अंदाज़ी बता दे क्या, किलो जूल पर kg। वाह। अगर मैं कंप्लीट वर्क लिखना चाहता हूँ, नॉट पर यूनिट मास, पर यूनिट मास नहीं है, हमें मास दे रखा है, तो हम तुरंत मल्टीप्लाई करके क्या मैं लिख सकता हूँ H2 माइनस के H1, और ये आ जाएगा kg में। क्या इतना क्लियर सबको, ये आ जाएगा किलो जूल में, ये वर्क आ गया। कंप्रेसर का वर्क, टरबाइन का वर्क हमने नोजल देख लिया। एक और डिवाइस है जो यूज आती है हमेशा, उसको बोलते हैं थ्रॉटलिंग डिवाइस। अब ये थ्रॉटलिंग डिवाइस होती क्या है, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन डिवाइस। कि अगर मुझे किसी भी चीज़ का एक्सपेंशन करना हो तो एक्सपेंशन करने के लिए 3-4 तरीके होते हैं, ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। कि अगर मैं जैसे किसी ट्यूब से एक्सपेंशन करना हो, जैसे हम RAC में पढ़ेंगे तो कैपिलरी ट्यूब होती है, अगर मैं कैपिलरी ट्यूब से एक्सपेंड कराता हूँ चीज़ों को, तो एक्सपेंशन डिवाइस का काम होता है प्रेशर को डिक्रीज करना और टेम्परेचर को भी डिक्रीज करना। क्लियर है ना। तो अगर मैं एक्सपेंशन डिवाइस लगाता हूँ उसी को हम बोलते हैं थ्रॉटलिंग। क्लियर है ना। अब वो थ्रॉटलिंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे। ये क्या हो सकता है कि हमारा थ्रॉटलिंग जो होगा पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड एरिया से भी हो सकता है, कंप्लीटली ट्यूब से भी हो सकता है। क्लियर है ना। तो इस तरह की डिवाइसेस से हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करा देते हैं। इधर देखते रहना। लो क्लियर है। अब हम बात करेंगे थ्रॉटलिंग प्रोसेस, थ्रॉटलिंग डिवाइस। थ्रॉटलिंग डिवाइस में क्या होता है वो हमें देखना है। सबसे पहले एक्सपेंशन डिवाइस होती है, बहुत अच्छे। क्या होती है, एक्सपेंशन डिवाइस। थ्रॉटलिंग डिवाइस की बात कर रहे हैं। फोर्थ क्या है, थ्रॉटलिंग डिवाइस। देखते रहना। मीन्स या फिर मैं ये बोल सकता हूं, ये क्या है, यूज्ड टू एक्सपेंड द गैस, सो नॉन एज एक्सपेंशन डिवाइसेस। सो नॉन एज एक्सपेंडर बोल दो, एक्सपेंडर और एक्सपेंशन डिवाइस। क्लियर है ना। क्या होता है इधर देखना। सबसे पहले जैसे मैंने माना, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब से अगर मैं गैस को एक्सपेंड करा रहा हूँ, कैपिलरी ट्यूब कुछ इस तरह की होती है, कम डायमीटर की होगी, सब जानते हैं। ये है
इसमें से मैं गैस को क्या कराऊंगा, एक्सपेंड कराऊंगा, तो यहाँ से गैस एंटर करेगी, यहाँ से एग्जिट कर जाएगी। इसको अगर मैं बोल दे रहा हूँ 1 पॉइंट, देखते रहना, इसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ 2 पॉइंट। बहुत अच्छी, मैंने बोला इसको भी मैंने क्या कर दिया, इंसुलेटेड कर दिया। बहुत शानदार, क्या कर दिया, इंसुलेटेड। और जैसे ही मैंने इसको इंसुलेटेड किया, इंसुलेटेड, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यू ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम तो क्या हो गया, 0 हो गया। कंट्रोल वॉल्यूम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो भी ये ट्यूब है इसी को मैं सिस्टम मान रहा हूं, तो इसके अंदर जो वॉल्यूम होगा वो तो फिक्स रहेगा, ये चेंज तो हो नहीं रहा, ट्यूब तो चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब ये क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम हो गया। बहुत अच्छी, ठीक है। स्टडी स्टेट की बात हो रही है। लो अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं क्या, सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, थ्रॉटलिंग डिवाइस के लिए क्या क्या अजम्पशन है, एज्यूम, ये अजम्पशन है जो मोस्टली लिए जाते हैं। सबसे पहला कि स्टडी स्टेट है, बहुत अच्छे, बहुत खूब, स्टडी स्टेट। दूसरा, क्या ये एक्सपेंशन हो रहा है इसमें, तो एक्सपेंशन अगर हो रहा है तो हमको कोई यहाँ पे टरबाइन वर्बाइन लगाए क्या, नहीं लगा। कुछ भी ब्लेड ब्लेड लगे क्या, नहीं लगे। इसका मतलब ना तो ये वर्क कंज्यूम करेगी ना वर्क प्रोड्यूस करेगी। क्या इतना क्लियर है, अपने आप एक्सपेंशन हो रहा होगा। लो यहाँ से पास करा दिए ना, एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया से पास करा दो या फिर किसी ट्यूब से पास करा दो, इसमें क्या वर्क मिल रहा है हमको, कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। तो हम तुरंत बोल देंगे सेकेंड कि एक तो हमारा क्यू ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम भी क्या है, 0 है, एंड वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम भी क्या है, 0 है, क्योंकि कोई भी वर्क नहीं दे रही है डिवाइस, ना हम इसमें हीट सप्लाई कर रहे हैं ना हमको हीट मिल रहा है, क्योंकि हमने इंसुलेटेड कर रखा है। तीसरा, अगर बात करता है इफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या है, 0 है। कि अगर मान के चलो ये हॉरिजॉन्टल है तो हाइट तो सेम होगी, बिल्कुल ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी 0, और मैंने बोल दिया वेलोसिटी भी हमको क्या मिली है, सेम मिली है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे क्या हो गए, 0 हो गए। तो मैं लिख दूंगा यूजिंग, क्या यूजिंग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, क्या ये सेम है, देखते रहो। अब मैं चीर रहा हूँ, क्या काइनेटिक एनर्जी सेम है, इससे चीर दूँ, पोटेंशियल एनर्जी सेम है, इससे चीर दूँ, हीट कोई ट्रांसफर नहीं कर रहे, 0 हो गया, वर्क भी ट्रांसफर नहीं कर रहे, 0 हो गया। क्या बचा, H1 इक्वल टू H2 H1 इक्वल टू H2 मीन्स इनलेट पे और एग्जिट पे एंथैल्पी क्या है, सेम है, और इसी को बोलते हैं हम आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। लो इसका मतलब ये हुआ कि ये थ्रॉटलिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस होगी वो सेम एंथैल्पी पे होगी, कि इनलेट और एग्जिट पॉइंट पे एंथैल्पी क्या होंगी, सेम होंगी। तो कल को पूछने लग जाए थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज आइसेंथैल्पिक, आइसेंट्रोपिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, तो क्या होगी, आइसेंथैल्पिक। और कम से कम नहीं 5-7 बार एसएससी जेईई में डायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना। लो अब मैं कैरेक्टरिस्टिक लिखा रहा हूँ इसकी, ठीक है, बता दो इसको कैरेक्टरिस्टिक, देखो क्या है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक थ्रॉटलिंग डिवाइस की या फिर थ्रॉटलिंग प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक हम यहां पे लिख ले रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्रॉटलिंग प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहली कि ये जो होती है आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होती है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, दैट इज H1 इक्वल टू H2, एंथैल्पी क्या होगी, सेम होगी, इसी को बोलते हैं आइसेंथैल्पिक। दूसरा, ये जो प्रोसेस होती है हाईली इरिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हमने पहले बता रखा था। रिवर्सिबल वो प्रोसेस है कि जिस प्रोसेस से हम फॉरवर्ड जा रहे हैं उसी से अगर वापस आते हैं और सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, उसे बोलते हैं रिवर्सिबल। क्लियर है ना। इरिवर्सिबल क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर दे, इफेक्ट कर दे। मीन्स हम जिस पाथ से गए उस पाथ से अगर वापस आएंगे तो कुछ ना कुछ चेंजेज हमको नजर आएंगे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस। बहुत बढ़िया। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें ना तो कोई वर्क मिलता है ना हम कोई हीट सप्लाई करते हैं, तो क्यू ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम 0 और वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम भी 0। क्या इतना क्लियर है, ये पूछ लेता है, ये इसके क्या है कैरेक्टरिस्टिक है, याद रखने। क्या इतना क्लियर है। तो हमने जो डिवाइस देखी सबको क्लियर हो गई, बिल्कुल हो गई। अब मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, जो ब्यूटी ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिफाइन करने वाला है। बोलो सर ये कैसी ब्यूटी है, कोई बात नहीं, ब्यूटी देखते रहो, ऐसे ऐसी ब्यूटी दिखाई देंगी, क्या हो जाएगा, होश गायब हो जाएंगे। लो कि अब मैं बात करूँगा सर स्टडी नहीं, हम अनस्टडी स्टेट की बात कर रहे हैं। अनस्टडी स्टेट में हमको बता दो फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है। अब देखते रहो, अब मैं इसी एनर्जी इक्वेशन को अनस्टडी स्टेट में लगाने जा रहा हूँ और बहुत जादू दिखेगा हमको। लो अनस्टडी स्टेट ऑफ
फ्लो एनर्जी इक्वेशन, हम ये बोल सकते हैं इसको। तो ये SFEE तो रहा नहीं, तो हम अनस्टेडी स्टेट में मैं डिफाइन कर रहा हूँ एनर्जी इक्वेशन को। लो देखते रहो, क्या है अनस्टडी स्टेट ऑफ फ्लो एनर्जी इक्वेशन। देखते रहो, बहुत शानदार कंसेप्ट है कि पहले मैंने डिस्कस किया था स्टडी स्टेट क्या है कि प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या नहीं हो रही होंगी, चेंज नहीं हो रही होंगी, लेकिन यहाँ पे चेंज हो सकती है। मीन्स मैंने बोला था कंजर्वेशन ऑफ, जब मास की बात की थी कि मास इनलेट पे और मास एग्जिट पे अगर मैं चेंज देखूंगा वो तो dm/dt के बराबर आएगा कंट्रोल वॉल्यूम के। मीन्स कंट्रोल वॉल्यूम का कुछ मास क्या हो गया, चेंज हो गया। बोला कैसे हुआ, कुछ ना कुछ एक्यूमुलेट हो गया होगा। एक्यूमुलेट कैसे हुआ, कुछ ना कुछ जो मास हमने एंटर कराया है वो हो सकता है उसकी वॉल से जाके थोड़ा बहुत चिपक गया हो, तो कुछ ना कुछ हमको जो मास मिलेगा वो कम मिलेगा, हो सकता है ज़्यादा मिल जाए। कहाँ से मिला, कुछ ना कुछ क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया मास। और ऐसे ही को बोलते हैं हम अनस्टडी स्टेट। मैं टाइम के साथ जैसे ही देख रहा हूँ तो मुझको मास क्या मिल रहा है, थोड़ा चेंज मिल रहा है जो हमने सप्लाई किया उससे एग्जिट में। क्लियर है ना, देखते रहो कि अनस्टडी स्टेट की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला मैं कंजर्वेशन ऑफ मास लिखूंगा, कंजर्वेशन ऑफ मास। कंट्रोल वॉल्यूम हम बना नहीं रहे क्योंकि पहले बना चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, देखते रहो। क्या मैं लिख सकता हूँ कि अनस्टडी स्टेट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहे हैं मास का चेंज dm/dt, किसका, कंट्रोल वॉल्यूम का। क्या होगा कि इनलेट पे मास जो एंटर किया, मास फ्लो रेट एट द इनलेट माइनस के मास फ्लो रेट एट द एग्जिट। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा कि इनलेट पे कुछ मास अलग होगा, एग्जिट पे कुछ मास अलग होगा, और टाइम के साथ क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया सिस्टम में जो कंट्रोल वॉल्यूम हमने बोला है। बहुत अच्छे। दूसरी इक्वेशन क्या होती है, देखते रहो। कंजर्वेशन ऑफ क्या है, एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या लिखूंगा, कुछ ना कुछ एनर्जी भी एक्यूमुलेट हो गई होगी कंट्रोल वॉल्यूम में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, चेंज इन एनर्जी पर यूनिट टाइम ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम क्या होगी कि एनर्जी इनलेट पे बता दो और रेट बता दो, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो से हो रही है ना, एनर्जी इनलेट माइनस के एनर्जी एग्जिट। देखते रहना, रेट ऑफ एनर्जी इनलेट माइनस रेट ऑफ एनर्जी एग्जिट, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं अब ये सारे पैरामीटर्स क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हम जानते थे इनलेट पे जो एनर्जी है, क्या मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन dE/dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। देखते रहना, क्या इनलेट पे जो एनर्जी थी कुछ मास के साथ होगी कि मास इनलेट पे ये आ रहा है, इनलेट पे ये मास था, आई बोल दूँ इसे, ठीक है। ये अपने साथ क्या एनर्जी लेके आ रहा होगा कि कुछ स्पेसिफिक एंथैल्पी प्लस C1² देखते रहना, काइनेटिक एनर्जी का मल्टीप्लाई करूँगा हाफ MIC1², पूरी काइनेटिक एनर्जी इसके साथ ये आई होगी, प्लस GZI, इनलेट की बात हो रही है तो इनलेट पे लिख लो। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ये मास के साथ एनर्जी आई होगी, स्पेसिफिक एंथैल्पी इनलेट पे आई करो इसे, और काइनेटिक एनर्जी इनलेट पे मास के साथ, और पोटेंशियल एनर्जी इनलेट पे मास के साथ, ठीक है। प्लस क्या मैं बोल सकता हूँ कि कुछ हीट ट्रांसफर भी कर रहे होंगे पर यूनिट टाइम। अब मैं रेट लगा रहा हूँ इसको, इसकी यूनिट अंदाज बता दे क्या होगी, किलो जूल पर सेकंड। पर यूनिट टाइम की बात हो रही है ना, पर सेकंड के साथ हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है, देखते रहो, मजा आ रहा है, बहुत अच्छे। ये तो हमने सप्लाई किया इनलेट पे, माइनस एग्जिट पे क्या होगा, कुछ मास गया होगा एग्जिट पे, बहुत अच्छे। और इस मास के साथ कुछ एनर्जी होगी H एग्जिट प्लस वेलोसिटी एग्जिट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द एग्जिट, और कुछ हमको वर्क भी मिल रहा होगा एग्जिट का, बहुत अच्छे। रेट ऑफ चल रहा है ये सब, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी किलो जूल पर सेकंड। ये किसकी बात कर रहा है, ये जो टोटल एनर्जी है ये क्या है, किलो जूल पर सेकंड। देखो क्योंकि एनर्जी किलो जूल टाइम पर सेकंड, यहाँ पे भी सारे पैरामीटर्स किलो जूल पर सेकंड होने चाहिए। तो इसका मतलब वेलोसिटी तो मीटर में देता है, इसको भी क्या कर दूँ 2000 कर दूँ, बहुत अच्छे। इसको भी क्या कर दूँ 1000 कर दूँ, लो इसको भी 2000, इसको भी 1000, लो क्लियर है ना। तो ये सारे पैरामीटर्स क्या आ गए, यूनिट। अब यूनिट इसकी बैलेंस हो गई कि यहाँ पे जो यूनिट है किलो जूल पर सेकंड, इसकी भी हर जगह क्या है किलो जूल पर सेकंड। अब हो गई हर एक यूनिट सेम हो गई। तो ये भी पैरामीटर क्या है किलो जूल पर सेकंड। हीट सप्लाई कर रहे हैं पर यूनिट टाइम किलो जूल पर सेकंड। वर्क हमको क्या है मिल रहा है किलो जूल पर सेकंड, एक सेकंड में कितना वर्क। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ पावर। किलो जूल पर सेकंड क्या होता है, पावर मीन्स वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। इतनी हमको पावर मिली होगी। क्या इतना क्लियर है। तो ये हमने देख लिया अनस्टडी स्टेट में एनर्जी इक्वेशन इस तरह से होती है। कल को ये बोल दे अगर इफ क्या इफ, इधर देखते रहना, इफ यहीं पे लिख रहा हूं मैं, इफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। बहुत अच्छे। तो क्या मैं चीर दूं इसको, 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 इसको चीर दें? क्यों? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। और क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या है, 0। मीन्स काइनेटिक एनर्जी का कोई चेंज नहीं हो रहा, पोटेंशियल एनर्जी का कोई चेंज नहीं हो रहा। तो क्या करूं, इसको, इसको, इसको इससे तबाह करो। क्या मैं लिख सकता हूं कंट्रोल वॉल्यूम का चेंज एनर्जी का विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, मास इनलेट पे बता दो, इसकी इंथैल्पी बता दो इनलेट पे, देखते रहना ये, प्लस क्या बता दो, क्यू डॉट बता दो, बहुत बढ़िया, माइनस मास एग्जिट पे बता दो मास फ्लो रेट, और इसके साथ एंथैल्पी एग्जिट पे, और माइनस के वर्क रेट बता दो कितना मिला है हमको। क्या ये इक्वेशन बन जाएगी? बहुत अच्छे। और यही इक्वेशन यूज होगी कब, इसको यूज करेंगे यूज्ड इन चार्जिंग ऑफ एम्प्टी टैंक, चार्जिंग ऑफ एम्प्टी टैंक। देखते रहना, बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है। अब मैं एम्प्टी टैंक को चार्ज करने के लिए इस इक्वेशन को यूज करूंगा। वहां पे भी क्या जंक्शन है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि 0 के बराबर है, जो कि नेग्लिजिबल है। क्या इतना क्लियर है? सबको इक्वेशन क्लियर आ गई? कल को अनस्टेडी स्टेट की बात करता है, टाइम के साथ चेंज पूछता है, तो हम ये इक्वेशन लगा के निकाल सकते हैं। और टाइम के साथ नहीं पूछता है, स्टेडी स्टेट की बात करता है, जो हमने पहले पढ़ा था उसको लगा सकते हैं। क्या इतना क्लियर है? मजा आ रहा है? बहुत अच्छे, देखते रहो। अब लास्ट टॉपिक बचा है इस पूरे चैप्टर का, वो है चार्जिंग ऑफ अ एम्प्टी टैंक। देखते रहो, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। पूछता है कि अगर हमारे पास कोई एम्प्टी टैंक है, उसे मैं किसी पाइपलाइन से कनेक्ट करता हूँ, और पाइपलाइन में कुछ ना कुछ गैस आ रही होगी, तो गैस अपने साथ कुछ ना कुछ एंथैल्पी लेके आ रही होगी, कुछ इंटरनल एनर्जी लेके आ रही होगी, बिल्कुल ठीक है, आ रही होगी, ठीक है। तो पहले इनिशियल में जब मैंने टैंक को एम्प्टी कर रखा था, उसके अंदर गैस भर गई, तो भरने के बाद उसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ये पूछता है क्वेश्चन में। डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया 3-4 बार, गेट में भी और तुम्हारे एसएससी जेईई में भी, और चुन्नू मुन्नू से जितने भी पेपर होते हैं उन सब में पूछा है। तो वो पूछता है फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू बता दो, या फाइनल टेम्परेचर इनलेट के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, या कम होगा, या बराबर होगा, या कुछ भी नहीं होगा। तो हमको पहले कंसेप्ट समझना पड़ेगा। देखते रहो, बहुत ही मज़ा आने वाला है। लो मिटा दूँ? बिल्कुल मिटा दूँ सर। अब हम बात करने वाले हैं चार्जिंग ऑफ एम्प्टी टैंक, और इसी की हेल्प से करेंगे, क्योंकि कुछ समय बाद पूछ रहा है ना, वो कुछ समय बाद जब टैंक भर गया तब बताओ कि टेम्परेचर क्या रहा। तो यहाँ पे क्या आ गया, अनस्टडी स्टेट आ गया, और अनस्टडी स्टेट की इक्वेशन लगा देंगे। लो बहुत अच्छे। कि सर हम बात कर रहे थे किसकी, चार्जिंग ऑफ एम्प्टी टैंक बाई अ पाइपलाइन। किसी पाइपलाइन से क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, देखते रहना कैसे कर रहे हैं। कि ये सर हमारे पास एक टैंक है, लो बना लिया टैंक, बहुत अच्छे। और यहाँ पे मैंने क्या लगा रखा है, ये वॉल्व लगा रखा है। इस वॉल्व को खोलेंगे, इसके अंदर क्या भरेगी, गैस भरेगी। और इसको मैंने क्या कर रखा है, एक किसी पाइप से कनेक्ट कर रखा है। ये हमारा क्या, पाइपलाइन। देखते रहना, पाइपलाइन। और ये क्या है, एम्प्टी टैंक है। स्टार्टिंग में क्या है, खाली है, एम्प्टी टैंक। और अगर ये एम्प्टी टैंक है तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और अगर कुछ भी नहीं है तो इनिशियल इसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, 0 है। कुछ है ही नहीं तो क्या होगा, 0 होगी ना। इनिशियल इसका टेम्परेचर, इनिशियल की बात कर रहा हूँ, इनलेट की नहीं बात कर रहा, देखते रहना। इनिशियल इसका जो इसके अंदर टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर इनिशियल क्या होगा, 0 होगा, बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे। अब इधर देखना, इसको हमें कब तक चार्ज करना है। अगर चार्ज करूँगा यहाँ से कुछ ना कुछ क्या आएगा, मास आएगा, आइडियल गैस का मास आएगा, बिल्कुल आएगा। और इस किसके साथ आएगा, एंथैल्पी के साथ आएगा। हमने बोल दिया एच एंथैल्पी, एच एंथैल्पी क्या, आई, कुछ इंटरनल एनर्जी होगी यू आई, कुछ प्रेशर होगा पी आई। बहुत अच्छा, क्लियर है ना। इसके साथ ये आ रहा होगा टेम्परेचर होगा, क्योंकि एच आई हमने मेंशन कर दिया। बहुत बढ़िया। और जैसे ही मैं बॉल को खोलूँगा, यहाँ से मास क्या करेगा, एंटर करेगा। तो हमको देखना है कि फाइनल जब ये भर गया, आफ्टर फिलिंग द टैंक, टेम्परेचर क्या रहा इसका, इसके अंदर टेम्परेचर क्या रहा, टैंक के अंदर इस गैस का टेम्परेचर बताओ क्या हो। क्लियर है, इतना क्लियर, क्वेश्चन समझ आया सबको, क्वेश्चन समझ लो, कंसेप्ट समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर देखते रहो। और मैंने ये भी बोल दिया है कि ये मैं इस टैंक को क्या कर रहा हूँ, इंसुलेट कर दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया, देखते रहो, मज़ा आने वाला है, बहुत शानदार।
और ये अगर कुछ आ रहा है तो ये अपने साथ कुछ मास लेके आ रहा होगा एम आई, मैं इसे एम आई बोल सकता हूँ। मास एंटर किया, कुछ प्रेशर रहा इसका, एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी कुछ ना कुछ ये अपने साथ लेके एंटर कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। अब इधर देखते रहना, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। अगर मैं इसको ओपन सिस्टम बोलता, लो इसके अंदर तो सिर्फ मास एंटर किया है ना, क्या मास एग्जिट कर गया? क्या नहीं किया, मास जाके स्टोर हो गया इसके अंदर। एग्जिट मास क्या है? जीरो। एग्जिट तब होगा जब यहाँ से एक और मैं कनेक्शन दे दूंगा, निकाल दूँ मास को। क्लियर है ना? एग्जिट मास क्या है? जीरो। तो मैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास लिख रहा हूँ। ये अनस्टडी स्टेट की बात चल रही है, किसकी? अनस्टडी स्टेट। देखते रहना। तो मैं लिख दूंगा कि डी एम अपॉन डी टी किसका? कंट्रोल वॉल्यूम का जो होता है, इक्वल टू क्या होता है? एग्जिट इनलेट पे मास कितना? एम आई, देखो इनलेट किया होगा, और माइनस के एम एग्जिट। बहुत अच्छे। और एम एग्जिट अंदर ही बता दिया, ये क्या है? जीरो, क्योंकि कुछ भी एग्जिट तो हो नहीं रहा। तो मैं तुरंत बोल दूंगा जो हमारा डी एम अपॉन डी टी है कंट्रोल वॉल्यूम का, वो क्या है? मास ऑफ इनलेट के बराबर है। बहुत अच्छे। मास फ्लो रेट एट द इनलेट क्या आ रहा है? इसी को हम बोल देते हैं मास एंटर्ड। क्या बोल दूं मैं? जितना मास एंटर्ड किया होगा उतना ही है। क्या समझ आ रहा है? बहुत अच्छे। अब मैं बात करता हूँ एनर्जी इक्वेशन। किसकी बात कर रहा हूँ? एनर्जी इक्वेशन की। देखते रहना। एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे अनस्टेडी स्टेट में। हम जानते हैं डी ई अपॉन डी टी, क्या लिखते हैं? डी ई अपॉन डी टी। और यहाँ पे क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है? आर जीरो या फिर नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल, क्लियर है ना? और ये अगर नेग्लिजिबल है तो मैं तुरंत लिख सकता हूँ डी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू डी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो है। चेंज क्या है? जीरो। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। तो डी ई क्या होती थी? इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ क्या थी? इंटरनल एनर्जी इज द समेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक पोटेंशियल क्या है? जीरो है। तो ये डी ई क्या हो जाएगी? डी यू में कन्वर्ट हो जाएगी। बहुत अच्छे, देखते रहो होगी कि नहीं होगी। और मैं इसको लिख दूंगा कंट्रोल वॉल्यूम। बहुत अच्छे। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। इक्वल टू मैंने बोला मास कुछ एंटर किया, मास इनलेट में आया, क्या लेके? एंथैल्पी लेके। देखो एच आई लेके कुछ मास आया होगा। यही तो देखा था अभी हमने, जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो नेगलेक्टेड कर दिया था। और हमने बोला था माइनस, यहाँ पे कुछ क्यू भी था, प्लस था क्यू तो, और माइनस मास एग्जिट कर रहा होगा कुछ एंथैल्पी लेके एच एग्जिट, और हम माइनस के वर्क ऑफ रेट ऑफ वर्क बता दें। देखते रहो। मास एग्जिट जीरो है, ये टर्म तो गुजर गया। कुछ वर्क हो नहीं रहा, क्योंकि वर्क होने के लिए कुछ ना कुछ डिवाइस लगानी पड़ेगी, कोई डिवाइस नहीं है। बहुत अच्छे। आइसोलेटेड है, और आइसोलेटेड है तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी क्या हो गया? जीरो हो गया। क्या मैं बोल सकता हूँ जो डी यू अपॉन डी टी है वो क्या है? एम आई इनलेट पे जो मास एंटर कर रहा है एच आई के साथ। अगर मैं बात करता हूँ इफ इंथैल्पी जो इनलेट पे क्या है? कांस्टेंट है। देखते रहना। अगर इंथैल्पी को अगर उसने चेंज करा दिया टाइम के साथ, तब इसके इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे। अभी मैं बोल रहा हूँ इंथैल्पी क्या है? कांस्टेंट है। तो देखते रहो। अगर ये कांस्टेंट है तो क्या मैं एम आई मास फ्लो रेट इनलेट की जगह डी एम अपॉन डी टी रिप्लेस कर दूँ? कर दूँ। क्या मैं लिख दूँ डी यू अपॉन डी टी? कंट्रोल वॉल्यूम को भी हटा दे रहे हैं, सब कंट्रोल वॉल्यूम की बात हो रही है। क्या एम आई की जगह मैं लिख दूँ डी एम अपॉन डी टी? बहुत अच्छे, लिख दिया। और ये क्या लिख दिया? एच आई। बहुत शानदार। क्या डी टी से डी टी को चीर दो? बहुत बढ़िया। लो क्या मैं लिख दूँ डी यू, ये कंप्लीट यू चल रहा है, इक्वल टू डी एम इंटू एच आई। बहुत बढ़िया। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, कहाँ से? इनिशियल से फाइनल तक। क्या समझ आ रहा है? देखते रहना। इनिशियल से फाइनल तक। बहुत अच्छे। मैं इसको इंटीग्रेशन कर रहा हूँ क्योंकि चार्जिंग ऑफ टैंक की बात चल रही है ना, इनिशियल और ये क्या है? फाइनल। बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी इनिशियल और यहाँ पे क्या है? फाइनल। इंटीग्रेट कर रहे हैं इनिशियल से लेके फाइनल तक। तो मैं अब इसको यहाँ पे लिखूंगा, लो। और जैसे इंटीग्रेशन किया, क्या मैं बोल दूँ डी यू का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? यू और फाइनल लिमिट लगाएंगे, यू फाइनल माइनस क्या हो जाएगा? यू इनिशियल। बहुत अच्छे, लिखते रहना। इक्वल टू एच आई तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल आया। एच आई क्या है? कांस्टेंट। एंथैल्पी एट द इनलेट पे क्या थी? कांस्टेंट थी। तो अगर मैं डी एम का क्या करूँगा? इंटीग्रेशन करूँगा तो एम आएगा, और एम की लिमिट लगाऊंगा तो यहाँ से आ जाएगा एम फाइनल। मास फाइनल बता दो, और मास क्या बता दो? इनिशियल बता दो। और इनिशियल तो अंधा ही बता देगा। क्या मास इनिशियल जीरो है? एम्प्टी है ना, एम्प्टी टैंक में मास क्या था? इनिशियल जीरो था। बहुत अच्छे। और अगर ये जीरो हो गया तो ये तो तबाह हो गए भाई साहब। अगर ये इनिशियल में इंटरनल एनर्जी भी तो जीरो थी, लो ये भी तबाह हो गए। क्या मैं लिख सकता हूँ यू फाइनल इक्वल टू क्या? एच आई इंटू क्या है? मास फाइनल। बहुत बढ़िया। और ये कंप्लीट इंटरनल एनर्जी है। क्या मैं इसको मास के टर्म में लिख सकता हूँ? लिख दो कि मास फाइनल लिख दो, इसे इंटू क्या लिख दो? यू फाइनल लिख दो। बहुत बढ़िया।
इक्वल टू क्या मैं एच आई मास फाइनल लिख दूँ, मास फाइनल से मास फाइनल गुजर गया ये टोटल एनर्जी थी, यहाँ पर यूनिट मास चेंज नहीं चल रहा। देखो ये क्या है, टोटल एनर्जी चल रही है, यहाँ पर यूनिट मास थोड़ी है, पर यूनिट टाइम था, यहाँ पे मास का मल्टीप्लाई चल रहा था। बहुत अच्छे। अब इसको मैं यहाँ लिखूंगा मिटा के, लो इसको मिटा के लिख दो यहाँ, इसका काम तमाम हो गया। कि सर यहाँ से मेरे पास ये आ गया कि U जो फाइनल होगा, स्मॉल u है, ये क्या है स्मॉल u फाइनल इक्वल टू H एंथैल्पी जो इनलेट पे थी, ये क्या थी इनलेट पे। बहुत अच्छे, देखते रहे ना कि एंथैल्पी जो इनलेट पे एंटर कर रही थी, ये सब इनलेट के पैरामीटर हैं। ये किसके हैं, इनलेट के पैरामीटर हैं, इनिशियल के नहीं। इनलेट और इनिशियल में डिफरेंट है, देखते रहे ना। या इनिशियल में तो सब जीरो है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। फिर ये इनलेट का है, एंथैल्पी कितने एंथैल्पी से वो एंटर कर रहा था मास, समझ आ रही ना। और ये क्या है U फाइनल है और ये स्मॉल है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ फॉर आइडियल गैस, किसके लिए फॉर आइडियल गैस, क्या U जो होता है वो क्या होता है CV T फाइनल होता है। अगर मैं U फाइनल लिखना चाहता हूँ और कंप्लीट U फाइनल लिखना चाहता हूँ तो मास भी आ जाता है इसका, मास इंटू CV इंटू T फाइनल। तो मास वाला तो टर्म है नहीं, स्पेसिफिक टर्म चल रहा है तो मास को उड़ा दो। क्या मैं CV T फाइनल लिख सकता हूँ, बहुत अच्छे। अगर मैं H इनलेट पे लिखना चाहता हूँ स्पेसिफिक एंथैल्पी, तो क्या होता है CP T इनलेट, बहुत बढ़िया। क्या इनकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ, मैं लिख सकता हूँ CV T फाइनल इक्वल टू CP T इनलेट, बहुत अच्छे। देखते रहना, क्या मैं डिवाइड कर दूँ तो मैं लिख दूँगा T फाइनल जो टेम्परेचर होगा फाइनल इसके अंदर चार्ज होने के बाद, वो क्या होगा CP अपॉन CV इंटू टेम्परेचर इनलेट, बहुत बढ़िया। और क्या CP अपॉन CV क्या होता है गामा, और गामा हम जानते हैं क्या एडियाबेटिक इंडेक्स, बहुत अच्छे। और मैं तुरंत लिख दूंगा टेम्परेचर जो फाइनल होगा वो क्या होगा गामा टाइप्स टेम्परेचर इनलेट होगा। इनिशियल मत बोल देना इसे, अगर यहाँ इनिशियल बोलोगे तो इनिशियल टेम्परेचर तो जीरो था, सबको जीरो हो गया। इनलेट टेम्परेचर क्या है, जिससे गैस आ रही थी एंटर कर रही थी उसका टेम्परेचर हमको पता चल जाए, यहाँ दिया होगा ना कुछ ना कुछ इसका T इनलेट का टेम्परेचर दिया होगा, इसका हमें टेम्परेचर पता चल जाए, इसी का मल्टीप्लाई गामा से कर दूंगा तो फाइनल टेम्परेचर जाएगा। कोई मुझे बताएगा ये फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा होगा या कम, है ये तो जादू हो गया कि जैसे इनलेट टेम्परेचर से कभी मास आ रहा था और जैसे ही हमने चार्ज किया टैंक को इसके अंदर भरा तो टेम्परेचर क्या हो गया इंक्रीज हो गया, और टेम्परेचर इनलेट से ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अब बोलोगे कैसे, कोई मुझे बताया कैसे अब आ गया दिमाग का कंसेप्ट खुल गया, ख़त्म कि सर ये टेम्परेचर बढ़ कैसे गया, कम आ रहा था टेम्परेचर बढ़ कैसे गया। इधर देखना, क्या यहाँ पर जो आ रहा था मास एंटर कर रहा था, देखते रहे ना, ये जो मास एंटर कर रहा था कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ कर रहा होगा, हमने नेगलेक्ट तो कर दी, देखते रहे ना, नेगलेक्ट तो कर दी। लेकिन क्या मैं यहाँ पे भरने के बाद क्या ये स्थिर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या हो गई, जीरो हो गई कि नहीं हो गई, इनसे टकराने के बाद, वॉल से टकराने के बाद क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रही है इसका मतलब वो काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं तो क्या हो रही होगी, स्टोर हो रही होगी, और वो स्टोर होकर इसके इंटरमोलिकुलर एनर्जी में स्टोर हो जाएगी, जिसे मैं U बोल रहा हूँ फाइनल। और अगर ये U फाइनल में स्टोर हो रही है तो इसका मतलब टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा, इनलेट से टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर मैं एम्प्टी टैंक को चार्ज करता हूँ, एम्प्टी टैंक को चार्ज करता हूँ कांस्टेंट एंथैल्पी के इनलेट से, कि अगर मैं आइडियल गैस की कांस्टेंट एंथैल्पी से किसी भी एम्प्टी टैंक को चार्ज कर रहा हूँ फॉर सेम प्रेशर के लिए, प्रेशर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तब टेम्परेचर जो होगा फाइनल वो इनलेट टेम्परेचर से छोटा होगा, बड़ा होगा, बराबर होगा, या फिर कुछ भी नहीं। अब सबको क्लियर हो गया होगा, आंसर क्या होगा, बड़ा होगा, बहुत अच्छे। टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा हमेशा। तो इसको स्टार मार्क कर लेना, और ये डायरेक्ट पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। क्या इतना क्लियर है, क्या सबको क्लियर हो गया कंसेप्ट? अगर सबको क्लियर हो गया, वाकई में मज़ा आ गया है, तो क्या करना है, सर हम कर देंगे, बोलूँगा। कोई करता नहीं है इसलिए बोलना पड़ रहा है मुझे रोज़ रोज़, समझ आ रही ना बात। मेरा मोटिवेशन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है दिन पर दिन। क्यों? क्योंकि लोगों ने क्या कर दिया है, ना तो शेयर कर रहे हैं, ना सपोर्ट कर रहे हैं, ना चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर मुझे लगेगा अगर कोई पढ़ ही नहीं रहा तो फिर एनर्जी वेस्ट करने का मतलब क्या है, समझ आ रही ना। इस एनर्जी को फिर कहीं और यूटिलाइज करो। क्या इतना क्लियर है? तो इसीलिए मेरा मोटिवेशन दिन पे दिन कम होता जा रहा है, एनर्जी लेवल भी कम होता जा रहा है, क्योंकि आप लोग क्या नहीं कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। पढ़ाई करोगे तभी तो एनर्जी आएगी हमारे अंदर भी, कि हाँ मुझे पता चलेगा कि अब लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। मैं इसीलिए बार बार ये बोल रहा हूँ 1000 सब्सक्राइबर पहुँचाओ, ताकि मैं लाइव सेशन लेके आऊँ। मैं फिर इंटरेक्शन के साथ पढ़ाना चाहता हूँ,
समझ आ रही ना बात। इंटरेक्शन के साथ क्यों पढ़ाना चाहते हैं, पता तो चलना चाहिए कौन पढ़ने में इंटरेस्टेड है कौन नहीं। अभी तो पता ही नहीं चलता कौन देख के चला है कौन नहीं देख के चला है, कौन ज्वाइन कर रहा है कौन नहीं ज्वाइन कर रहा है, कौन देखना चाह रहा है कौन नहीं देखना चाह रहा है, कौन पढ़ना चाह रहा है कौन नहीं पढ़ना चाह रहा है। अभी तो इजी कन्फ्यूजन में है। इसीलिए मैं लाइव सेशन करने के लिए पहले चीज़ों को अभी मैनेजमेंट कर रहा हूँ। इसीलिए बीच बीच में कभी क्लासेज भी क्या हो जाती हैं, ऑफ हो जाती हैं, तो चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। समझ आ रही ना। और क्वेश्चनों की सीरीज लेके आऊँगा, और क्वेश्चनों की सीरीज में राइटिंग पैड की हेल्प से कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास हुआ करेंगे। अभी यहाँ पे बोर्ड छोटा पड़ रहा है, बोर्ड का अरेंजमेंट, डिजिटल बोर्ड का अरेंजमेंट करने के लिए अभी हमारे पास कंट्रीब्यूशन इतना आया नहीं है। अब मैंने मांगना भी बंद कर दिया, क्योंकि लोगों को सपोर्ट करना ही नहीं है, तो अपन ने भी मांगना बंद कर दिया। क्लियर है ना। सपोर्ट करने के लिए बोलना भी बंद कर दिया, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे लिए हो रहा है, मेरे लिए कोई पर्सनल प्रॉफिट है नहीं। ठीक है। अगर चीज़ें सपोर्ट हो जाएंगी तो मैं बहुत अच्छे से स्मूथली सारी क्लासेस चलाता रहूँगा। नहीं होंगी तो जैसे चल रहा है ऐसे चलता रहेगा, तो थोड़ा सा डिले भी हो सकती है चीज़ें। नहीं तो हम हमको टाइम को सेव करना है, यहाँ टाइम को सेव करके हमको चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करना है कम समय में। और वो तभी हो पाएगा जब हम चीज़ों को क्या करेंगे, स्मूथली सारा सेटअप क्रिएट कर लेंगे। क्लियर है ना। तो मैं धीमे धीमे सेटअप क्रिएट कर रहा हूँ। अभी तो लॉकडाउन ही चल रहा है, ये तो पता नहीं कब खुलने वाला है। तो फाइनेंस का सिस्टम गड़बड़ा गया। फाइनेंस का सिस्टम नहीं गड़बड़ाया होता तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैं खुद ही अपने एंड से सारी चीज़ें कर देता। क्लियर है ना। बाकी का पढ़ा सबको फ्री ऑफ कॉस्ट रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है पढ़ाना बंद कर दूंगा, चलता रहेगा सिलेबस। क्लियर है ना। सब्जेक्ट चलते रहेंगे, सिलेबस भी चलता रहेगा। तो बस मेरा तो क्या है, मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलनी चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी तब मिलेगी जब आप लोग क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डाउट पूछेंगे, कमेंट करेंगे, तब मुझे लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा है। और फीडबैक भी दिया करो। अगर कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, कौन सा लेक्चर अब लेके आना है, कोई भी अगर चीज़ें छूट गई हैं, स्किप हो गई हैं सब्जेक्ट से, ताकि मुझे चीज़ें याद रहनी चाहिए कि हम पढ़ाने में इतने बिजी हो जाते हैं, पता ही नहीं रहता, कोई अगर छोटा मोटा चुन्नू मुन्नू सा टॉपिक छूट जाता है। समझ आ रही ना। तो अगर कोई भी चीज़ छूट जाती है तो बता दिया करो। आगे आने वाले सब्जेक्ट कौन से पढ़ाने वाले वो भी बताते रहा करो, ताकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि कौन लोग क्या पढ़ने में इंटरेस्टेड है। क्लियर है ना। तो इतना क्लियर सबको। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अब क्या कर देना, लाइक कर देना, मेरा गला सूख जाता है बोलते बोलते। समझ आ रही ना बात। लाइक भी नहीं करोगे तो क्या है, बोलो सर कुछ मत बोलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोल रहे। तो क्या करना है, पढ़ाई करते रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना मैकेनिकल ट्यूटर। और जो भी लोग नया जुड़े हैं उनसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ, पहले प्रीवियस लेक्चर से देखना शुरू करो स्टार्टिंग से, और नोट्स बनाना शुरू करो, और कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहो। जो भी लोग नए जुड़े हैं वो अपने दोस्तों में शेयर करें चीज़ों को, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर चीज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। समझ आ रही ना बात। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। टाटा बाय बाय, थैंक यू।